प्रिय विद्यार्थियों, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और इसका ये तीसरा व्याख्यान। इससे पहले हम 2 व्याख्यान कर चुके हैं। विगत व्याख्यान में हमने उपनिवेशों के बसने के कारण किए थे कि जो लोग इंग्लैंड में लगातार युद्धों से परेशान हो गए थे, यूरोप के अंदर, यूरोप में जो धार्मिक उथल पुथल चल रही थी उससे जो परेशान हो गए थे, जो गरीब थे, जिनको ज़बरदस्ती युद्ध में धकेल दिया जाता था, इस प्रकार के जो लोग थे, और जिन लोगों को इंग्लैंड की सरकार के कहने पर अदालतों ने ये हुक्म दिया कि वे इंग्लैंड को छोड़ दें और अमेरिका में जाकर के बस जाएं, ऐसे लोगों के कारण अमेरिका में यूरोप के लोगों के बसने का क्रम जारी रहा और धीरे धीरे वहाँ पर 13 उपनिवेश स्थापित हो गए। और वो उपनिवेश स्थापित होने के बाद वो स्वयं का शासन चाहते हैं और इसलिए वहाँ पर एक क्रांति हुई। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम वहाँ पर प्रारंभ हुआ। उसके कारणों में हमने पहला कारण किया था उपनिवेशवासियों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव होना। वो हमने कल कारण इसका एक जो प्रारंभ किया था। अगला जो कारण है वो है चारित्रिक भिन्नता। उपनिवेशों में रहने वाले लोगों और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों में काफ़ी चारित्रिक भिन्नता थी। यह ठीक है कि उपनिवेश में जो लोग रह रहे थे उनकी 90% जनसंख्या जो है वो अंग्रेज़ों की थी, इंग्लिश की थी, इंग्लैंड से आए हुए लोगों की थी। परंतु ये अंग्रेज इंग्लैंड के अंग्रेजों से भिन्न थे। इतिहासकार ट्रेवलियन लिखते हैं कि जहाँ अंग्रेज समाज पुराना था, उसमें पेचीदापन आ चुका था, उसमें एक बनावटीपन आ चुका था, जबकि अमेरिकन लोग थे तो अंग्रेज, लेकिन अब अमेरिकन कहलाएंगे ना, अमेरिकन लोग अभी नए नए और सरल थे। उन्होंने अपनी सारी पूर्व धारणाओं और रीति रिवाजों को त्याग कर एक नया जीवन अपनाया था और अब वे अमेरिकी बन गए थे। इस प्रवृत्ति को अन्य राष्ट्रीय दलों और संस्कृतियों के सम्मिश्रण से जो साथ साथ हो रहा था और अधिक बल मिला। अंग्रेजों और अमेरिका के लोगों में धार्मिक मतभेद भी होने लगे। उपनिवेशों के अधिकांश निवासी प्यूरिटन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के चर्च के अनुयायी थे। उपनिवेशों में समानता की भावना अधिक प्रबल थी, जबकि इंग्लैंड में अभी भी डिविजन्स थे, वर्ग भेद बना हुआ था और समाज में कुलीन लोगों की प्रधानता थी। इस प्रकार दोनों देश, अमेरिका और इंग्लैंड, यहाँ के लोगों में जो है चारित्रिक भिन्नताएं थीं। अगला कारण है उपनिवेशवासियों का स्वतंत्रता प्रेम। उपनिवेशों में आबाद लोग इंग्लैंड के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्साही थे और स्वतंत्रता प्रिय थे। उनमें जनतंत्र शासन पद्धति और स्वतंत्रता का इंग्लैंड के लोगों से भी अधिक प्रचार था। इसकी स्पष्ट झलक वर्जीनिया है के प्रथम अधिकार पत्र में देखने को मिलती है, जिसमें जोर देकर कहा गया था कि बसने वालों को सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार एवं रियायतें प्राप्त होंगी, ठीक उसी तरह जैसी वे इंग्लैंड में
जन्म लेने पर प्राप्त करते हैं। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांत था, परंतु जब इंग्लैंड की संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों को साम्राज्यवादी नीति के अनुरूप ढालने की दिशा में ध्यान दिया तो काफी देर हो चुकी थी। इस समय तक ये बस्तियां स्वयं शक्तिशाली और संपन्न हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उपनिवेशी लोग भला कैसे यह स्वीकार कर सकते थे कि दूसरे लोग उनको यह सिखाएंगे कि वे किस तरह अपना शासन करें। वे किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि अपनी परिस्थितियों के अनुकूल कानून वे स्वयं ही बनाएं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे रूढ़िवादी और पुरानी लकीरों पर चलने वाले इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहते थे। अगला कारण है दोषपूर्ण व्यवस्था। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था भी संतोषजनक तो नहीं थी, उसमें भी कई प्रकार के दोष विद्यमान थे। शासन के 3 प्रमुख अंग थे: गवर्नर, गवर्नर की कार्यकारिणी समिति और असेंबली यानी कि विधायक सदन। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति सम्राट के अंतर्गत थी और वे विधायक सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। विधायक सदन में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे। कानून निर्माण और कर लगाने का अधिकार विधायक सदन के हाथ में था। ऐसी स्थिति में गवर्नरों के लिए जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करना बहुत ही कठिन काम था। इसका एक अन्य कारण भी था। शासन कार्य चलाने वालों गवर्नर सहित सभी लोगों का वेतन तय करने का अधिकार भी विधायकों के पास था। जो विधायक सदन है उनके पास में था, असेंबली के पास में था, और वे कभी कभी अपनी इच्छा अनुसार किसी गवर्नर अथवा जज के वेतन की धनराशि की मांग को अस्वीकृत कर देते थे या उसमें कमी कर देते थे। उपनिवेशों के विधायक जो सदन है उनका यह रवैया इंग्लैंड की सरकार को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इससे गवर्नर और जजों की महान उनके सम्मान में हानि होती थी, अपितु उनके अधिकार प्रयोग पर भी बंधन लग जाता था और ये अधिकारी अपने आप को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने में असमर्थ पाते थे। इससे स्पष्ट है कि गवर्नर का उत्तरदायित्व तो था, परंतु उसके अधिकार सीमित थे। दूसरी ओर विधायक सदनों को अधिकार प्राप्त थे, परंतु उत्तरदायित्व का अभाव था। इस प्रकार शासक और शासित दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट थे और दोनों के संबंध तनावपूर्ण बने हुए थे। अगला है उपनिवेशों की उपयोगिता, एक भ्रांत धारणा। अभी क्लेरिफिकेशन करता हूं। उपनिवेशों की स्थापना तथा उनकी उपयोगिता के संबंध में इंग्लैंड की सरकार तथा आम जनता एक भ्रांत धारणा से ग्रसित थी। उनका मानना था कि उपनिवेश इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए है और इसी आधार पर वे उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना चाहते थे। विद्यार्थियों, हम तो जानते हैं, हम भारतीय हैं, कि इंग्लैंड ने जो उन्होंने भारत अपना उपनिवेश बना रखा था, किस प्रकार से शोषण किया, संसाधनों का दोहन किया, अत्याचार किए, ये सब वो अमेरिका में करना चाहते थे। इंग्लैंड के लोगों का मानना था कि जिस प्रकार बौद्धिक एवं सामाजिक परंपराओं में उपनिवेश इंग्लैंड के अधीन समझा जाना चाहिए, परंतु उपनिवेशी इसी प्रकार के विचारों को अधिक समय तक सहने के लिए तैयार नहीं थे। वे अपने व्यवसाय,
तथा उद्योगों का स्वयं ही प्रसार करना चाहते थे। इंग्लैंड के हितों की वृद्धि करने में उनकी रुचि नहीं थी। उनका कहना था कि क्या उन्होंने बाहुबल से उपनिवेशों की स्थापना नहीं की? क्या उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से घने जंगलों और भीड़ों को साफ नहीं किया? क्या उन्होंने स्वयं ही अपनी शासन व्यवस्था का निर्माण नहीं किया था? वे यह मानते थे कि इंग्लैंड ने कई बार उनको खतरों से बचाया है, परंतु इसकी कीमत आज़ादी नहीं हो सकती थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड का शासन वर्ग यह चाहता था कि उपनिवेश उसकी धन एवं सत्ता की वृद्धि में सहयोग देते रहे। वस्तुतः अंग्रेज सामंतों, उनके परिवारजनों और कृपा पात्रों को अमेरिकी उपनिवेशों में बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती थी। सम्राट की तरफ से उनको भूमि के विशाल क्षेत्रों के आज्ञा पत्र मिलते रहते थे। अंग्रेज व्यापारियों की लोभपूर्ण दृष्टि भी अमेरिका के उपजाऊ कृषि क्षेत्र और कच्चे माल पर टिकी हुई थी। इसीलिए अंग्रेजी शासन अमेरिकी व्यवसाय और व्यापार को अपने हित में मोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहता था। अंग्रेज समझ नहीं पाए कि जो उपनिवेशवासी हैं और उनके हित एक समान नहीं हैं। अब उपनिवेश अपना अलग रास्ता अपनाना चाहते हैं, ये इंग्लैंड समझ नहीं पा रहा था। बस्तियों के व्यापार और शिल्प उद्योग संबंधी कानून इंग्लैंड की लाभ की दृष्टि से पास किए जाते थे। उसको 3 समूहों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला, वे कानून जिसके द्वारा जो जहाज निर्माण और जल मार्ग से सामान ढोने पर प्रतिबंध लगाए, इसको नौ संचालन नियम कहते हैं। इन नियमों द्वारा यह निश्चित किया गया कि सामानों का आयात तथा निर्यात, चाहे वह यूरोपीय देशों को हो अथवा इंग्लैंड को, अंग्रेजी जहाजों से ही होगा और इन जहाजों के संचालक भी अंग्रेज होंगे। दूसरी कंडीशन ये है, जहाज भी अंग्रेजी होगा और वो जो मालिकाना हक है वो भी अंग्रेजों के पास होगा, तो ही उस जहाज में सामान भेज सकोगे। चूंकि उपनिवेशवासियों को भी अंग्रेज मान लिया गया था, अतः उस समय इससे उपनिवेशों को लाभ ही पहुंचा। उनके जहाज निर्माण के अंदर जो है, यूं कहें कि एक अच्छी तरक्की हुई। दूसरा, यदि हम बात करें दूसरे बिंदु में, तो व्यापारिक अधिनियम थे। इन नियमों के अनुसार अमेरिकी उपनिवेशों में उत्पादित कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल इंग्लैंड को किया जाना था। और ये वस्तुएं कौन सी थी? ये वस्तुएं थी चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, चमड़ा एवं नौसैनिक सामान। ये चीजें जो अमेरिका में बन रही हैं केवल इंग्लैंड को भेजी जाएंगी, नियम बना दिया। इन नियमों से असंतोष फैलना स्वाभाविक था, क्योंकि यदि डच और फ्रांसीस उन्हें अंग्रेज व्यापारियों से अधिक दाम देने को तैयार थे, तो भी अमेरिकन उन्हें अपनी वस्तुएं नहीं बेच सकते थे। नियमों में यह भी प्रावधान था कि यूरोप को अमेरिकी वस्तुओं का निर्यात अथवा यूरोप से अमेरिका में जो आयात अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा ही हो सकेगा। ये नियम भी बना दिया और ये इसमें फिर मुनाफा जो हो रहा था वो अंग्रेज व्यापारी समेट रहे थे। तीसरे बिंदु में औद्योगिक अधिनियम, इंडस्ट्रियल एक्ट सम्मिलित थे। इनके द्वारा उपनिवेशों के उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया गया था। उदाहरण के लिए सन 1689 में अमेरिका में ऊनी माल के निर्यात को बिल्कुल बंद कर दिया गया। 1732 में तैयार अथवा जो आधा तैयार है, दोनों प्रकार के जो हैट होते हैं, टॉप सिर पे लगाने के हैट,
उनका निर्यात बंद कर दिया। 1750 में उपनिवेशों के यानी अमेरिका के लोहे के कारखाने स्थापित करने की मनाही कर दी कि वहाँ अमेरिकन अपने यहाँ लोहे का कारखाना नहीं लगाएंगे। परिणाम स्वरूप उपनिवेशवासी अब लोहे की छड़ भी नहीं बना सकते थे। ये सभी नियम इंग्लैंड के जो उत्पादक हैं उनके हित में पारित किए गए थे। यद्यपि उपर्युक्त सभी कानून अमेरिकी लोगों के लिए हानिकारक थे, फिर भी उस समय इसका जोरदार विरोध नहीं किया गया, क्योंकि इन कानूनों का सभी सख्ती से पालन, ये जो कानून बनाए गए इनका कभी सख्ती से पालन नहीं किया गया और ऐसा किया जाना संभव भी नहीं था। ये सब नियम कागज तक रह गए और कानूनों के पास होते हुए भी उपनिवेशों में अन्य देशों के साथ जो उपनिवेश के जो लोग हैं यानी अमेरिकन, वो अन्य देशों के साथ व्यापार करते रहे। उदाहरण के लिए 1733 में इंग्लैंड की संसद ने सोरे का अधिनियम पास किया। इसके द्वारा समस्त व्यापारिक वस्तुओं पर चुंगी लगा दी गई, जिसका निर्यात अमेरिकी उपनिवेशों में अमेरिका स्थित गैर ब्रिटिश क्षेत्रों को होता था। वस्तुस्थिति जो थी विद्यार्थियों, वह यह थी कि न्यू इंग्लैंड उपनिवेश फ्रांस अधिकृत पश्चिमी द्वीप समूह से व्यापार कर सीरा मंगवाता था। उस सीरे से शराब तैयार की जाती थी और शराब की बिक्री से न्यू इंग्लैंड काफी लाभ कमाता था। अब उन्हें ब्रिटिश पश्चिमी द्वीप से व्यापार करने को कहा गया, परंतु उपनिवेश वालों ने शुरू से ही इस नियम की परवाह नहीं की और यह एक्ट, कौन सा एक्ट, जो 1733 में सीरे का अधिनियम पास किया था ब्रिटिश संसद ने, वो एक्ट व्यर्थ सिद्ध हो गया। इंग्लैंड की सरकार के लिए तो उचित यही था कि वह या तो इन सभी कानूनों को हटा देती अथवा सख्ती के साथ लोगों से कानून का पालन करवाती। इनका बना रहना और लोगों द्वारा इनकी अवहेलना किया जाना एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसने उपनिवेशवासियों को इंग्लैंड की अवहेलना करना सिखा दिया। विद्यार्थियों, आप समझ रहे हैं कि अब वो बच्चा जो होता है ना, जो शुरू में वो मना करता है काम के लिए और फिर हम उसको कोई पनिशमेंट नहीं करें तो फिर उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो कहना मानने से इनकार कर देता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वो स्वच्छंद होता जाता है। ऐसे ही अब जो है, जो उपनिवेश के जो लोग हैं उनको आदत पड़ गई अंग्रेजी आदेशों की अवहेलना करने की। शेष अगले व्याख्यान में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।